Hello everyone, welcome to Gunjan's biology classes, and this is Dr. Gunjan Goyal, and today we are going to do the part 3 of your chapter number 13 of class plus 1, that is photosynthesis in higher plants. तो हम इसके दो पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस होती क्या है, ठीक है, उसके बारे में हमने बेसिक एक इंट्रोडक्शन दी थी. उसके बाद हमने पार्ट 2 में लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस में दो तरह की रिएक्शंस होती हैं. फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन, सेकंड इज डार्क रिएक्शन. तो हम लाइट रिएक्शन के बारे में पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं और इस पार्ट में हम लोग डार्क रिएक्शन, बेसिकली डार्क रिएक्शन देखने वाले हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग दैट पार्ट, लेट्स सी what are the other topics we'll be covering apart from dark reaction. One topic is left from our previous part, that is chemiosmotic hypothesis. तो chemiosmotic hypothesis हमारा ये वाला पार्ट रह गया था लाइट रिएक्शन में, तो इसको हम लोग इस पार्ट में स्टडी करने वाले हैं. उसके बाद बेसिकली डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे जिसको हम लोग बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं और इसको C3 पाथवे बोला जाता है. इसमें 3 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट इज कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP, सेकेंड इज रिडक्शन एंड थर्ड इज रीजनरेशन वापस से RuBP की. और उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो साइकिल है C3 पाथवे या फिर कैल्विन साइकिल आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट कैल्विन, तो इसमें हम देखेंगे साइकिल में क्या यूज होता है और क्या इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस. तो केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है? केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस का बेसिकली मतलब कि एटीपी की, इसके अंदर हम लोग एटीपी की सिंथेसिस के बारे में पढ़ने वाले. हमने पिछले स्टेप्स में देखा कि लाइट रिएक्शन में कि एटीपी की सिंथेसिस होती है ना. एटीपी की सिंथेसिस होती है, वो किस तरह से होती है, कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो हम लोग केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस में पढ़ने वाले हैं. तो बेसिकली 3 तरह से एटीपी की सिंथेसिस होती है. फर्स्ट तो डायरेक्ट सिंथेसिस हो जाती है, ठीक है. डायरेक्ट सिंथेसिस में क्या होता है कि एडीपी जैसे फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ लगा, ठीक है, उसमें से पायरुवेट ग्रुप इसको मिल गया एडीपी को, तो उससे वो एटीपी बन गया और पायरुविक एसिड रिजल्टेंट ग्रुप की तरह रिलीज आउट हो गया, ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप तो हो गया कि डायरेक्ट सिंथेसिस हो जाती है एटीपी. उसके बाद सेकंड पार्ट हो जाता है, सेकंड तरह से हो सकती है कि एटीपी की सिंथेसिस. उसमें क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर, है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एटीपी की सिंथेसिस होती है. और थर्ड पार्ट होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में, क्या इसमें भी एटीपी की सिंथेसिस होती है. तो इन दोनों में जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, है ना, एक क्लोरोप्लास्ट हो गया और एक माइटोकॉन्ड्रिया, इनके अंदर जो एटीपी सिंथेसिस होती है वो केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस से एक्सप्लेन की गई है. इसको हम देख लेते हैं. इसमें बेसिकली क्या होता क्या है. अगर आप इसमें देखें, ठीक है, अगर आप इस डायग्राम में देखें, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये हमारा ल्यूमन हो गया, ठीक है, ये जो व्हाइट स्पेस है ये ल्यूमन हो गया. ये बेसिकली थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, ये पिंक वाली आउटर और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है. ये हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. ये एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ये उसके अंदर थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, ये व्हाइट स्पेस ल्यूमन है. और ये जो बाहर की स्पेस अगर हम बात करें तो ये स्ट्रोमा है, ठीक है, ये बाहर का स्ट्रोमा है. ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है अगर हम इसकी बात करें, ठीक है. और ये अंदर की व्हाइट स्पेस जो है ये ल्यूमन है. तो हमने किसी तरह से ल्यूमन के अंदर जो प्रोटॉन्स है H पॉजिटिव है, इसको इकट्ठा कर लिया, ठीक है, इसको यहाँ पे इकट्ठा कर लिया और इसको इकट्ठा कर लिया और बाहर भी H पॉजिटिव है, ठीक है. ये स्ट्रोमा में भी H पॉजिटिव प्रेजेंट है हमारे काफी सारे, और ल्यूमन में भी हमने काफी सारे इकट्ठे कर लिए. पर अगर स्ट्रोमा में सपोज, अगर स्ट्रोमा में 10 या 100, सपोज 100 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, तो इसके अंदर 200, अप्रोक्सीमेटली 200 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे. यानी कि इसके अंदर ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे तो ये यहाँ पे कम होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से एक ग्रेडियंट बन जाता है. ग्रेडियंट मतलब ये अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, ठीक है. तो बेसिकली हमने ल्यूमन में किसी तरह से H पॉजिटिव जो है कलेक्ट कर लिए
और बाहर से जो H पॉजिटिव है वो ल्यूमन के अंदर ज्यादा हो गए, तो जिसके कारण एक ग्रेडियंट बन गया। तो अंदर से बाहर की तरफ जो है प्रोटॉन्स रिलीज आउट होंगे, ठीक है। तो अंदर से जब बाहर की तरफ रिलीज आउट होंगे तो वो डायरेक्टली मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं रिलीज हो सकते, बिकॉज जो मेम्ब्रेन हमारी होती है ना, इसमें इट्स लाइक इंटैक्ट मेम्ब्रेन होती है, टूटी नहीं होती है कहीं से भी। तो इसके लिए यहाँ पे एक एटीपी सिंथेस का कॉम्प्लेक्स लगा होता है। तो ये दो पार्ट्स होते हैं, इसका जो ऊपर का पार्ट है इसको हम लोग F0 बोलते हैं, F0 से इसको डिनोट करते हैं, और ये जो नीचे का पार्ट होता है इसको हम लोग F1 बोलते हैं, ठीक है। ये F1 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये प्रोटॉन्स हैं वो इसके थ्रू यहाँ F0 के थ्रू आएंगे, और ये जो F1 है इसको इस तरह से ये रोटेट कर देंगे। ये जब F1 को इस तरह से रोटेट करेंगे तो ये जो ADP है यहाँ पे, ये H पॉजिटिव को लेकर, मतलब H पॉजिटिव के कारण इसने F1 रोटेट हो गया, तो जो ये ADP है वो ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ATP की सिंथेसिस हो जाएगी, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं हम इसमें। अगर इस पिक्चर में आप बात करें, ये क्लोरोप्लास्ट की एक डायग्राम दे रखी है। क्लोरोप्लास्ट में ये जो है ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है पिंक कलर की, इसके अंदर ये जो व्हाइट स्पेस है ये ल्यूमन है, और ये जो बाहर की स्पेस है आउटसाइड दिस पिंक मेम्ब्रेन ये स्ट्रोमा है हमारी, ठीक है। तो इसके अंदर भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये बाहर भी हमारे प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, बट इसके अंदर हमने किसी तरह से प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ा दिया, ठीक है, जिसके कारण अंदर नंबर ज्यादा हो गया और बाहर नंबर कम हो गया, और एक ग्रेडियंट बन गया। तो अब जो प्रोटॉन्स की मूवमेंट होगी वो अंदर से बाहर की तरफ होगी, बट वो डायरेक्ट मेम्ब्रेन से बाहर नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? ये मेम्ब्रेन इंटैक्ट है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक F0 F1 कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है। जो ये F0 है इसके थ्रू H पॉजिटिव यहाँ पे आएगा और ये F1 को रोटेट कर देगा इस तरह से। जब F1 रोटेट होगा तो ADP से ATP की सिंथेसिस हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ ATP सिंथेस, ठीक है। तो ये हम बेसिकली बता रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट में एटीपी की सिंथेसिस किस तरह से होती है। तो अब ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का क्या मतलब हुआ, यानी कि केमी मींस विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स ऑस्मोसिस अकर्स होती है। ऑस्मोटिक मतलब ग्रेडियंट बन गया जो अंदर से बाहर की तरफ मूव करना। तो ठीक है, ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हमें इस चीज को एक्सप्लेन करती है। तो बेसिकली केमी ऑस्मोसिस होने के लिए हमें 4 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। वी नीड फोर थिंग्स। फर्स्ट इज कि ये जो मेम्ब्रेन है, फर्स्ट इज दिस मेम्ब्रेन, इफ यू सी, फर्स्ट इज दिस मेम्ब्रेन। अगर हम ये जो मेम्ब्रेन है ये इंटैक्ट रहनी चाहिए, कहीं से भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर बाहर प्रोटोन आयंस इसको मतलब पार नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात, एक प्रोटोन पंप लगा होना चाहिए, ठीक है। प्रोटोन पंप यहाँ पे लगा हुआ होता है जिसके कारण H पॉजिटिव्स अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोटोन पंप लगा होना चाहिए जिसके कारण प्रोटोन्स जो है वो अंदर आ सके। तीसरी, एक प्रोटोन ग्रेडियंट होना चाहिए, ठीक है। प्रोटोन ग्रेडियंट हमने बनाया कि किस तरह से H पॉजिटिव का नंबर हमने ल्यूमन में बढ़ा लिया स्ट्रोमा के कंपैरिजन में, अंदर नंबर ज्यादा हो गया बाहर कम हो गया, तो ये ग्रेडियंट बन गया, ठीक है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस। चौथी चीज एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। 4 चीजेस F0 F1 कॉम्प्लेक्स जो कि यहाँ पे लगा हुआ होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के पास, ठीक है। उसके बाद अब अगर ये 4 चीजें अगर होंगी तो केमी ऑस्मोसिस पॉसिबल है। केमी ऑस्मोसिस को ये 4 चीजों की रिक्वायरमेंट है। पहली, ये मेम्ब्रेन इंटैक्ट होनी चाहिए। दूसरी, यहाँ पे प्रोटोन पंप लगा होना चाहिए। तीसरी, एक ग्रेडियंट बना होना चाहिए अंदर और बाहर। चौथी, F0 F1 कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लगा होना चाहिए, ठीक है। अब हमने ये तो बात कर लिया कि प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट बना जिसके कारण प्रोटॉन्स अंदर से बाहर की तरफ गए और एटीपी की सिंथेसिस हो गई। बट अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि ये जो प्रोटॉन्स हैं, ये प्रोटॉन्स का नंबर यहाँ पे कैसे इंक्रीज होगा। तो उसके लिए हमारे पास मतलब कई स्टेप्स हैं, कई तरह से प्रोटॉन्स का नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। जिसमें से पहला क्या है कि यहाँ पे जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है,
वाटर की स्प्लिटिंग होती है मेम्ब्रेन की अंदर की साइड पे। अगर हम देखें, ये फोटो सिस्टम 2 है, PS2 है ना, ये PS1 है, और यहाँ पे वाटर की वाटर की स्प्लिटिंग होती है, जैसे कि हमने पढ़ा था उसमें। अगर आपने लाइट रिएक्शन में याद हो कि वाटर की स्प्लिटिंग फोटो सिस्टम 2 में होती है, और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन बनता है, हाइड्रोजन आयंस बनते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फोटो सिस्टम 2 में वापस से चले जाते हैं, और जो ऑक्सीजन है वो बाहर की तरफ रिलीज आउट हो जाता है, और जो प्रोटॉन्स हैं वो इसके अंदर रह जाते हैं। तो जब प्रोटॉन्स स्ट्रोमा में बढ़ जाएंगे इस तरह से, अगर सपोज यहाँ पे 10 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, बाहर भी 10 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, तो हमने अब इनका नंबर अंदर की तरफ बढ़ाना है ताकि ये ग्रेडियंट हम बना पाए। तो अगर अब वाटर की स्प्लिटिंग यहाँ पे कर देंगे, जिसके कारण एक प्रोटॉन ऐड हो जाएगा इसके अंदर, तो पहले अगर 10 थे तो अब यहाँ पे 11 हो गए, जबकि बाहर 10 ही रह गए। पर हमें नंबर से मतलब नहीं है, हमें डिफरेंस से मतलब है कि ये ग्रेडियंट बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 11 हो गए, बाहर 10 हो गए। तो पहली चीज, हमने वाटर की स्प्लिटिंग अगर कर दी तो फोटो सिस्टम 2 के पास, तो यहाँ पे प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, ठीक है, दूसरी चीज में क्या होगा कि NADP पॉजिटिव, ठीक है, NADPH, जो NADP पॉजिटिव से NADPH यहाँ पे बनता है ना, उसके कारण ये H जो है ये यहाँ पे यूज हो गया, यानी कि एक प्रोटॉन और यहाँ पे कम हो गया, है ना। NADP पॉजिटिव ने H पॉजिटिव यूज करके NADPH बना दिया, जिसके कारण यहाँ पे बाहर स्ट्रोमा में जो प्रोटॉन था वो कम हो गया। तो यानी कि अगर पहले 10 था तो यहाँ 9 हो गया, अब यहाँ पे 11 हो चुका है, यहाँ पे 9 हो चुका है। ठीक है, दूसरी चीज तो हो गई हमारी NADP पॉजिटिव से NADPH बनने के कारण प्रोटॉन का बाहर की तरफ कम हो गया, यानी कि या तो हम अंदर बढ़ा लें बाहर, और दूसरी चीज बाहर कम कर दे, तो अपने आप ग्रेडियंट जो है वो, उसका जो डिफरेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा और ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। तीसरी चीज, जब फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 की तरफ इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो वो यहाँ पे एक पंप बना देते हैं, जिसके कारण जो H पॉजिटिव है वो साइटोक्रोम बी से यहाँ की तरफ, साइटोक्रोम BF की से यहाँ की तरफ अंदर मूव कर जाता है। यानी कि फोटो सिस्टम 2 से जब फोटो सिस्टम 1 की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो उसका जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का, वो साइटोक्रोम BF होता है। वो क्या करता है, वो हाइड्रोजन आयन को अंदर पंप कर देता है फ्रॉम दी स्ट्रोमा इनटू द लैमेली, इनटू द ल्यूमन, सॉरी, इनटू द ल्यूमन। ठीक है, वो बाहर से अंदर की साइड पे हमारा प्रोटॉन आ गया, जिसके कारण प्रोटॉन का नंबर और बढ़ गया। पहले 11 हुआ था, अब 12 हो गया, और बाहर 9 ही रह गया। So this is just a rough example I'm taking. It's not specific. I'm not taking the specific numbers. So don't think कि 9 बाहर होते हैं या 12 अंदर होते हैं. It's just a raw number just to make you understand. Okay. तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि 3 तरह से जो प्रोटॉन आयंस होते हैं, जो H पॉजिटिव हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, इनका नंबर अंदर किस तरह से इंक्रीज करता है। और ठीक है, या तो आप नंबर अंदर बढ़ा लो या बाहर कम कर दो, जिसके कारण ही ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। अंदर बढ़ाने के लिए पहली चीज होती है ATP की ब्रेकडाउन, जो फोटो सिस्टम 2 पे होती है, जो H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देते हैं, जिसके कारण अंदर नंबर बढ़ जाता है। दूसरी चीज NADP पॉजिटिव से यूज होना H पॉजिटिव का, H पॉजिटिव जब यूज हो रहा है तो NADPH बना रहा है, जब H पॉजिटिव यूज हो रहा है तो वहां पे नंबर कम हो रहा है बाहर की तरफ स्ट्रोमा में। ठीक है, थर्ड चीज, फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 की तरफ जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो जो H पॉजिटिव है, ठीक है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है साइटोक्रोम BF होता है, ये क्या करता है कि ये यहाँ से बाहर से अंदर की तरफ पुश कर देता है एक हाइड्रोजन आयन। ठीक है, H पॉजिटिव आयन को अंदर की तरफ फ्रॉम द स्ट्रोमा इनसाइड द ल्यूमन, जिसके कारण अंदर जो है प्रोटॉन्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो ये 3 तरह से अंदर नंबर बढ़ गया। ठीक है, 3 तरह से अंदर नंबर इंक्रीज हो गया, और अब ग्रेडियंट बनने के कारण जो है हमारा ATP की सिंथेसिस हो जाती है, बिकॉज वो अंदर से बाहर की तरफ मूव कर जाता है। तो अगर आप इस पिक्चर में भी देखें, इसमें भी पहली चीज क्या लिखी गई है
कि स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, इनसाइड द मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसके कारण हाइड्रोजन आयन एक्यूमुलेट हो जाते हैं ल्यूमन ऑफ थाइलेकॉइड्स में। सेकंड फैक्टर क्या आता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स अंदर मूव करते हैं, प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जिसके कारण प्रोटॉन्स की रिमूवल होती है फ्रॉम द स्ट्रोमा। हाउ? प्राइमरी एक्सेप्टर जो होता है इलेक्ट्रॉन का, वो आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन होता है, वो ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन करियर को नहीं देता बट टू हाइड्रोजन करियर को दे देता है, जिसके कारण जो है प्रोटॉन स्ट्रोमा से अंदर की तरफ, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन मूव कर जाता है, ठीक है। दो चीजें हो गई प्रोटॉन्स का नंबर अंदर बढ़ाने के लिए। तीसरी चीज बाहर कम कर दो। बाहर कम कैसे होगा? NADP रिडक्टेज जो एंजाइम है हमारा, वो क्या करता है, वो स्ट्रोमा साइड पे प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर से आते हैं फोटोसिस्टम 1 से, प्रोटॉन्स क्या करते हैं, उसको NADP पॉजिटिव को NADPH में बना देते हैं, बाहर से प्रोटॉन्स रिमूव हो जाते हैं, जिसके कारण प्रोटॉन्स का नंबर डिक्रीज हो जाता है स्ट्रोमा में, ल्यूमन में एक्यूमुलेशन हो गई, तो एक ग्रेडियंट बन जाता है अंदर बाहर से, जिसके कारण वो ATP की तरफ, ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स की तरफ आता है बाहर, और ATP की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। अगर हम अब एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वो दो पार्ट्स का बना हुआ होता है, ठीक है। पहला है CF0, दूसरा है CF1। तो जो CF0 होता है वो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है और वो ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल का काम करता है, ठीक है। जो CF1 होता है वो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे बाहर की तरफ प्रोट्रूड होता है, बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है, जो कि एक कन्फर्मेशनल चेंज, जिसको हम लोग एक घूमने की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी बुक में आपकी ये लाइन लिखी हुई है, टू कॉज अ कन्फर्मेशनल चेंज इन द CF1 पार्टिकल, ठीक है, जिसके कारण एटीपी की सिंथेसिस होती है, ठीक है, एंजाइम जो है वो एटीपी की सिंथेसिस कर देता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर विद यू। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जो कि अभी हम लोग क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे थे इसमें, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि एनर्जी यूज की गई to pump protons across the membrane to create a gradient और higher concentration of protons thylakoid lumen के अंदर, ठीक है। तो इस डायग्राम में यही दिखाया गया है, ये एक बड़ी डायग्राम है। इसमें अगर आप देखें तो ये हमारा क्या है, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन्स हैं, ये अंदर ल्यूमन हो गया हमारा, ये बाहर स्ट्रोमा हो गया, ठीक है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। अब यहाँ पे ये फोटो सिस्टम 2 है, ये फोटो सिस्टम 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वाटर की जब ब्रेकडाउन हुई तो यहाँ पे प्रोटॉन्स का कंटेंट बढ़ गया, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ से जब यहाँ से यहाँ की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे तो प्राइमरी एक्सेप्टर ने इसके बाद ये प्राइमरी एक्सेप्टर ने यहाँ से यहाँ की तरफ जो प्रोटॉन है वो अंदर की तरफ मूव कर दिया, जिसके कारण यहाँ पे प्रोटॉन्स का नंबर और बढ़ गया। तीसरी चीज, जब उसने यहाँ से यहाँ की तरफ मूव किया तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ से पी फोटोसिस्टम 1 के ऊपर से NADPH ने H पॉजिटिव का यूज करके NADPH बना दिया, जिसके कारण बाहर प्रोटॉन्स का नंबर कम हो गया और एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया दोनों के अंदर, जिसके कारण जो H पॉजिटिव है वो यहाँ से CF0 से चलते हुए CF1 की तरफ बढ़ा, तो CF1 कन्फर्मेशनल चेंज आया उसके अंदर, वो रोटेट हो गया, जिसके कारण ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ने ATP सिंथेस एंजाइम की प्रेजेंस में ATP की फॉर्मेशन कर दी। सो दिस इज बेसिकली आपका केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, दैट इज डार्क रिएक्शन और बायोसिंथेटिक फेज। तो डार्क रिएक्शन और बायोसिंथेटिक फेज ये फोटोसिंथेसिस का सेकेंड पार्ट है, ठीक है, जो सेकेंड स्टेप है जो कि आपकी फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करेगा। हमने लाइट रिएक्शन जो है हमने इसको पढ़ लिया, उसके अंदर हमारी सेकेंड वीडियो में पढ़ा था फोटोसिंथेसिस चैप्टर की। अब हम लोग डार्क रिएक्शन की बात करने वाले हैं। तो ये एक बेसिक साइकिल दिखाई गई है कि डार्क रिएक्शन की साइकिल होती क्या है, इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो डार्क रिएक्शन और इसका दूसरा नाम क्या है, बायोसिंथेटिक फेज। तो डार्क रिएक्शन और बायोसिंथेटिक फेज जो है किसने हमारी ढूंढी थी, मेल्विन कैल्विन ने। सो इसको हम लोग कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली C3 पाथवे बोला जाता है, जहां पे मेल्विन कैल्विन ने C3 पाथवे को ढूंढा था, ठीक है।
अभी हम बात कर रहे हैं डार्क रिएक्शन की, ठीक है। डार्क रिएक्शन और बायोसिंथेटिक फेज जो होता है वो फोटोसिंथेसिस का दूसरा फेज है। इसको डार्क रिएक्शन बोला जाता है, बट ये मतलब इट्स नॉट द राइट नेम टू गिव टू द डार्क रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज ये रात में नहीं होता। डार्क रिएक्शन जो है वो दिन में ही होती है, बट इसको लाइट की जरूरत नहीं होती, इसको सनलाइट की जरूरत नहीं होती टू परफॉर्म, बट ये दिन में ही होती है, लाइट की जरूरत नहीं होती। बट इनडायरेक्टली ये लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको यूटिलाइज करती है। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या थे, अगर आप याद करेंगे, चाहे वो साइक्लिक थी चाहे वो नॉन साइक्लिक थी, कौन से प्रोडक्ट्स थे हमारे? एटीपी, NADPH एंड ऑक्सीजन, राइट। तो ये हमारे लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स थे जिसको हम डार्क रिएक्शन में यूज करते हैं। और डार्क रिएक्शन जो है वो रात में नहीं होती, वो दिन में ही होती है, वो लाइट की प्रेजेंस में नहीं होती, बट वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को यूज करके परफॉर्म की जाती है, ठीक है। इसके प्रोडक्ट्स को यूज करके हम लोग शुगर की फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि हमारे पास सुक्रोज बनता है, राइट, या स्टार्च बनता है। सुक्रोज बनता है तो प्लांट्स यूज कर लेते हैं, स्टार्च की फॉर्म में उसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो शुगर्स की बेसिकली हमारी प्रोडक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ दीज लाइट ATP एंड NADPH लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को यूज करके, ओके। तो अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसकी बेसिकली फिक्सेशन होती है, वो वाटर के साथ कंबाइन करके शुगर्स बना देता है, ठीक है। तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड की एसिमिलेशन है फोटोसिंथेसिस में, ये दो तरह से होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की एसिमिलेशन जो है ये दो तरह से होती है। फर्स्ट इज C3 पाथवे एंड सेकेंड इज C4 पाथवे। जो C3 पाथवे है वो हमें उसको कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं, जो कि हमारा साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है, मेल्विन कैल्विन। इन्होंने ये साइकिल को फाइंड आउट किया था। और इसको C3 पाथवे क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3PGA जिसको बोला जाता है, ये 3 कार्बन प्रोडक्ट है। इसमें 3 कार्बन होते हैं। जो PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्रोडक्ट बनता है C3 पाथवे में, उसमें 3 कार्बन यूज होते हैं, 3 कार्बन का प्रोडक्ट होता है वो, इसलिए इसको C3 पाथवे कहा जाता है। जबकि कुछ और साइंटिस्ट ने जब और प्लांट्स में स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि कुछ प्लांट्स में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी बनता है, जो कि एक 4 कार्बन प्रोडक्ट है। तो जो ये 4 कार्बन प्रोडक्ट बनता है उसको C4 पाथवे कहा जाता है। तो जिन प्लांट्स में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन प्रोडक्ट है, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, उसको C4 पाथवे बोलते हैं। जिसमें 3 कार्बन प्रोडक्ट बनता है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, उसको C3 पाथवे बोला जाता है, ठीक है। तो जो अगर हम लोग C3 पाथवे की बात करें तो C3 पाथवे को हमारे साइंटिस्ट जो थे, ये कैल्विन, जो मेल्विन कैल्विन साइंटिस्ट थे, इन्होंने आइडेंटिफाई किया था। इन्होंने इसके लिए इनको नोबल प्राइज भी दिया गया है। व्हाट ही डिड, इन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन को यूज करके उसको देखा, उसको एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने क्या किया कि जो कार्बन जो था C14 उसका लिया, यानी कि ये रेडियो एक्टिव कार्बन लिया, वो वाली कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने अंदर प्लांट्स में एक एक सपोज एक यहाँ पे एक था, यहाँ पे इन्होंने एल्गी ली, ठीक है, एल्गी ली, क्लोरेला, ग्रीन एल्गी, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी ली, क्लोरेला। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने इसको C14 रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड, C14 रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड दी। तो इन्होंने कुछ कुछ देर के बाद इसको चेक किया, तो उसमें कई केमिकल्स बने। सपोज A, B और C 3 केमिकल्स थे। अगर आप नाम देखें A, B और C, अगर 3 केमिकल्स थे, तो जब इन्होंने कुछ देर के बाद, सपोज 2 आवर्स के बाद देखा, तो उन्होंने क्या पाया कि जो ये रेडियो एक्टिव कार्बन था, ठीक है, वो A पे देखा गया, ठीक है। अगर उसके बाद उन्होंने 4 घंटे के बाद देखा तो वो B पे देखा गया, और अगर 6 घंटे के बाद देखा तो वो C पे देखा गया। सो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या देखा
कि जो ये रेडियो एक्टिविटी है ये आगे ट्रांसफर कर रही है। तो जो ये ए यहाँ से, ठीक है, C14 जो रेडियो एक्टिव कार्बन था, कार्बन डाइऑक्साइड को जब दिया इन्होंने, ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड अंदर दी, तो वो ए पे देखी गई। तो जब इन्होंने ए को आइडेंटिफाई किया तो ये एक 3 कार्बन प्रोडक्ट निकला। ठीक है, ये 3 कार्बन प्रोडक्ट निकला, जिसको आज की डेट में हम लोग फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के नाम से जानते हैं। जो फर्दर इन्होंने आगे इसी तरह से फर्दर स्टेप्स देखे कि पहला वो ए में आया, यानी कि ए के बाद वो ए में कुछ चेंजेस आए जिसने बी में चेंजेस कर दिए, बी में चेंजेस फर्दर सी में चेंज हो गए। और ये जो साइकिल थी ये हमारी साइक्लिक साइकिल थी, यानी कि ये सर्कल में मूव कर रही थी। अब हम इस साइकिल को स्टडी कर लेते हैं। ये तो बेसिकली इनका रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट था जिनके कारण इनको नोबल प्राइज दिया गया, बेसिकली नोबल प्राइज मिला है। सो ही इज अ नोबल प्राइज विनर, ही वाज अ नोबल प्राइज विनर। तो अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा C3 पाथवे है, ठीक है, उसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बेसिकली सारे के सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होता है, ठीक है, C3 और C4 पाथवे। C3 पाथवे जिसमें 3, उसको क्यों बोला जाता है C3, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, PGA। C4 पाथवे क्यों बोला जाता है, जो कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है हमारा 4 कार्बन कंपाउंड, दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो अभी हम C3 पाथवे की बात कर रहे हैं। C3 पाथवे में 3 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट इज कार्बोक्सिलेशन, सेकंड इज रिडक्शन एंड थर्ड इज रीजनरेशन। तो ये एक हमारा C3 साइकिल है, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप की बात करने वाले हैं, कार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि हमारे पास एक RUBP, राइबुलोज बाइफॉस्फेट, ये एक 5 कार्बन कीटोज शुगर है, ठीक है। 5 कार्बन, 5 कार्बन का बना हुआ एक कीटोज शुगर है, ठीक है। ये सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, तो इसको हम लोग प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP। इसमें क्या है, ये जो हमारा फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है वो है RUBP। ये एक 5 कार्बन कंपाउंड, 5 कार्बन कीटोज शुगर है, ठीक है। इसके साथ कार्बन, इसको कार्बन डाइऑक्साइड आया और यहाँ पे वो अटैच हो गया, ठीक है। तो इसके बाद देखिए ये आया, यहाँ पे ये इसके साथ लग गया। अब ये लगने के बाद जो हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज, RUBP कार्बोक्सिलेज या रुबिस्को, ठीक है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज इसका नाम है, इसकी फुल फॉर्म है। तो ये एंजाइम का नाम है रुबिस्को। इसकी प्रेजेंस में RUBP ने कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करी और हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना दिया, दैट इज PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये एक 3 कार्बन कंपाउंड का प्रोडक्ट था, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इसने बना दिया। तो जबकि हमारे पास 5 कार्बन इधर से आए, 5 कार्बन यहाँ से आए, एक कार्बन यहाँ से आया, अब यहाँ पे हमारे 6 कार्बन हो गए। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना वो 3 कार्बन का था, यानी कि ये 2 बन गए, इसका नंबर 2 बना। तो 2 इंटू 3 PGA बन गए, 1 PGA ये रहा, 2 सेकेंड PGA ये रहा, ठीक है। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP। इसमें हुआ क्या, 5 कार्बन RUBP आए, 5 कार्बन कंपाउंड आया, उसने फिक्स किया कार्बन डाइऑक्साइड को और दो मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड बना दिए, दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसको हम PGA बोलते हैं। और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को, और रुबिस्को की फुल फॉर्म क्या है, RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है। इसने कार्बोक्सिलेशन की और ऑक्सीजनेशन की, ठीक है। इट्स RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये सबसे ज्यादा अबंडेंट एंजाइम है वर्ल्ड में, ठीक है। अगर हम आप इसको बात करें तो इट इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। सो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, दिस कैन कम इन योर 1 मार्क क्वेश्चन, ओके। सो आपको फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट पता होना चाहिए C3 साइकिल का, दैट इज PGA। 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं और वो 3 कार्बन कंपाउंड है। और इस पिक्चर में भी अगर आप देखें
3 मॉलिक्यूल, ये CO2 का मॉलिक्यूल आया RUBP से, RUBP के पास आया है, फर्स्ट प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, इसने कार्बन फिक्सेशन करी और इसने यहाँ पे 3 PGA बना दिया हमारा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप है हमारा रिडक्शन। सेकंड स्टेप क्या है? रिडक्शन। सो रिडक्शन स्टेप में क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट भी बोला हुआ है, जबकि हम यहाँ पे 3 PGA लिखेंगे। 3 PGA, ये इसने क्या किया, इसने अब यहाँ पे ट्रायोस फॉस्फेट बना दिया। ट्रायोस फॉस्फेट, TP इज ट्रायोस फॉस्फेट, और ये इसने रिडक्शन करी। तो इसने जब इसको बनाया, इसके लिए इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो ATP जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट था उसको यूटिलाइज किया, ATP को यूज किया और ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर बन गया, और NADPH को यूज किया, ये भी लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट था, NADP पॉजिटिव और H पॉजिटिव बाहर की तरफ चले गए। ठीक है, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया? ट्रायोस फॉस्फेट। ठीक है, तो ये एक रिडक्शन हो गई हमारी। ठीक है, यहाँ पे अंदर की तरफ क्या हुआ? रिडक्शन हो गई, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से ट्रायोस फॉस्फेट बन गया, और ये भी एक 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हमारे 2 मॉलिक्यूल्स बने थे, तो ये भी हमारे 2 मॉलिक्यूल्स बन गए, 2 कंपाउंड्स बन गए। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जो फिक्सेशन करी थी उसने फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाया था, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ने आगे हमारा क्या बना दिया? ट्रायोस फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ ATP एंड NADPH। ठीक है, अभी आप ये 6 मॉलिक्यूल्स भूल जाइए, अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल पहले पहले स्टेप से, इसके हम बाद में आएंगे 6 कार्बन डाइऑक्साइड वाले पे। अभी हम 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के हिसाब से बात कर रहे हैं कि 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के हिसाब से इसने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल से फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, उसको 2 मॉलिक्यूल बना दिए ट्रायोस फॉस्फेट के, और एक उसको यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास जो था यहाँ पे 2 ATP के मॉलिक्यूल्स यूज हुए और 2 NADPH के यूज हुए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में क्या हुआ? दैट इज रीजनरेशन ऑफ RUBP। तो ये साइकिल हमने बोला था साइक्लिक है, ये रोटेशन में घूमती रहती है, तो अब हमें इसको कंप्लीट भी करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ट्रायोफॉस्फेट बना है, इस ट्रायोफॉस्फेट ने यहाँ पे शुगर बना दी, शुगर को बाहर निकाल दिया और आगे RUBP में फर्दर कन्वर्जन कर दी, और इसके लिए उसको ATP की रिक्वायरमेंट पड़ी, 1 ATP की रिक्वायरमेंट पड़ी, और उस ATP को यूज करके इसने ट्रायोस फॉस्फेट को राइबोलोज बाइफॉस्फेट में वापस से कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें 6 कार्बन कंपाउंड था ये, है ना, 3 थे, 2 मॉलिक्यूल्स थे 3 कार्बन कंपाउंड्स के, 6 कार्बन थे यहाँ पे, तो एक ने तो यहाँ पे शुगर बना दी। ठीक है, बाकी 5 कार्बन चले गए और उसने ATP को ADP में कन्वर्ट किया, ATP को यूटिलाइज करके बाकी 5 कार्बन कंपाउंड एक RUBP हमारा यहाँ पे बना दिया। ठीक है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को, अगर हम एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फिक्स करने की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास कितने ATP यूज हुए? 2 ATP यहाँ पे यूज हुए, एक ATP हमारा यहाँ पे यूज हुआ, यानी कि 2 + 1 3 ATP यूज हुए हमारे। ठीक है, 3 ATP मॉलिक्यूल्स यूज हुए और 2 मॉलिक्यूल्स हमारे NADPH के यूज हुए, 2 NADPH के मॉलिक्यूल्स यूज हुए टू फिक्स 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए हमारे पास 3 ATP की यूज हुए, ठीक है, और 2 NADPH। ठीक है, और अगर अब हम बात करते हैं 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं, तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए बनाने के लिए ये साइकिल को 6 टर्न्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, 6 टर्न्स लेने पड़ते हैं और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारा फॉर्म होता है, और
6 टर्म्स लेने पड़ेंगे तो सब चीजें 6 हो जाएंगी। ठीक है, उसको हम आगे देख लेते हैं कि जैसे हमने बात करी थी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को हम लोग कह रहे थे कि फिक्स करने के लिए हमारे पास 3 एटीपी, 2 यहाँ से एक यहाँ पे, 3 एटीपी और 2 NADPH की जरूरत हुई। अगर हम लोग 6 टर्म्स लेते हैं तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारा फॉर्म होता है। तो इसका मतलब हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यूज करने पड़ते हैं ताकि हम लोग एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म कर सके। और अगर हम लोग 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फिक्स करेंगे तो हमारे एटीपी कितने हो जाएंगे? 12 एटीपी, 18 एटीपी और 12 NADPH। कैसे देख लेते हैं हम। ठीक है, अब आप देखिए कि इसके अंदर केल्विन साइकिल के अंदर क्या जाता है और बाहर क्या आता है, व्हाट गोज इन एंड व्हाट कम्स आउट ऑफ द केल्विन साइकिल। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि अगर एक CO2 को फिक्स करना है तो 2 NADPH और 3 ATP की रिक्वायरमेंट हमें होती है। पर अगर हम बात कर रहे हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 टर्न्स लेता है, 6 टर्न्स लेती है ये साइकिल, तो यानी कि 6 CO2 मॉलिक्यूल फिक्स हुए। 6 CO2 मॉलिक्यूल फिक्स हुए तो पहले अगर एक CO2 के लिए 2 NADP और 3 ATP लग रहे थे तो 6 CO2 के लिए कितने लगेंगे? 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 ज़ा 12, 12 NADPH मॉलिक्यूल्स लगेंगे हमारे, और 3 हमारे ATP लग रहे थे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो तो 18 ATP यूज होंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं व्हाट कम गोज इन एंड व्हाट कम्स आउट, तो एक CO2 गया, 3 ATP गए और 2 NADPH गए। ये हम बात कर रहे थे एक CO2 मॉलिक्यूल की। बट एक ग्लूकोज के लिए हमारे पास 6 CO2 अंदर गए, 18 ATP अंदर गए और 12 NADPH अंदर गए। जबकि बाहर क्या आया, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 18 ATP ADP और 12 NADPH। ओके, NADP। ओके, सो दिस इज क्लियर विथ यू। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। ओके, यहाँ पे मुझे सॉरी, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा इस वाली स्लाइड में। यहाँ पे आपको 1 CO2 की नहीं, आपकी इन अगर आप टोटल की बात करें तो 6 CO2 आएगा, 18 ATP आएगा और 12 NADPH आएगा। और बाहर की तरफ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, 18 ADP बनते हैं और 12 NADP बनते हैं। ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो हमारे फोटोसिंथेसिस में हमने C3 साइकिल और लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों कवर कर लिए। अब हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए हैं जो हम पार्ट 4 की वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हमारा आएगा C4 पाथवे, स्टेप्स ऑफ हैच एंड स्लैग पाथवे, C4 प्लांट स्पेशल क्यों है उसके हम रीजंस बताएंगे, फोटो रेस्पिरेशन की बात करेंगे, इन दोनों के डिफरेंस देखेंगे C3 और C4 प्लांट्स के, और कुछ फैक्टर्स को हम देखेंगे जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो इसके लिए आप इससे पहले C3 और ये वाली लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जो है वो अच्छे से स्टडी कर लीजिए। आप ये वीडियोस देखिए और उसके बाद आप NCERT को रीड कीजिए। इसमें आपके सारे टॉपिक्स NCERT के मैंने कवर किए हैं। ठीक है, अगर फिर भी आपको कुछ इश्यू लगे तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, I will reply back as soon as possible. And if you like this video, please press the like button and share this video among your friends, and please press the bell icon to subscribe to this channel so to receive further notifications about this video. Okay, bye bye, take care, see you tomorrow with the part 4 of this chapter, which will cover your chapter photosynthesis. Okay, bye bye.